अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और 200 के लगभग मिसाइल दाग दिए थे इसराइल के ऊपर। ये हमला क्यों हुआ, आप सबको पता है कि ईरान के ऊपर सबसे पहले इसराइल ने अटैक किया था। इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी, हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया और कुछ लोगों का कहना है कि ईरानी जो सदर थे उनको भी शायद के शहीद किया गया था ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर जब थे। तो ये सब सूरत हाल में अभी ये सुनने में आ रहा था कि इसराइल फौरी जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा, और लेकिन आज 2 से 3 दिन गुजर गए, इसराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। और इसकी क्या वजूहात है वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये हंसी टीवी वाले जो भाई हैं उनकी वीडियो, क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर, इंटरनेशनल के ऊपर काफ़ी इनकी नज़र होती है। ये एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं इसराइल और ईरान के हवाले से कि क्या इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब तक की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 180 से 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ दाग कर इस पर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान के मुताबिक उसने ये बदला हसन नसरुल्लाह की शहादत के बदले में लिया, और आप जानते हैं कि हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के लीडर और कमांडर थे। इसराइल पर ये ज़्यादातर अटैक किए गए इसके तेल अवीव सिटी पर, और दूसरा उस फ़िज़ाई अड्डे पर जहाँ से इसके हवाई जहाज़ गज़ा के लिए बमबारी करने के लिए उड़ा करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे सिविलियन इलाकों पर भी अटैक किया गया। इस अटैक का मंजर ऐसा था जैसे कोई आतिशबाजी का मंजर हो, जैसे आसमान के अंदर पटाखे चल रहे हों। इस हमले के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, अलार्म बजने लगे और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स का रुख किया। आपको बताता चलूं कि इसराइली गवर्नमेंट ने हर एक शहर के अंदर मेन जगह पर बाकायदा बंकर्स बना रखे हैं, ताकि किसी भी हमले की सूरत में, चाहे कोई भी किसी भी तरह का अटैक हो, कोई कुदरती आफत हो, तो तमाम लोगों को इन बंकर के अंदर छुपा कर इससे बचाया जा सके। और आप जानते हैं कि 200 मिसाइल्स का अटैक कोई छोटा अटैक नहीं होता, बल्कि जब इसकी प्लानिंग हो रही होती है तो आसपास के लोगों को भी पता चलता है। और इसके अलावा जिस सरजमीन से गुजर कर ये जाते हैं उसकी फ़िज़ाई हदूद के अंदर भी पता चलने की वजह से वो किसी को भी अलर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान ने जब ये हमला किया तो ये उर्दन की सरजमीन से होकर गुजरे होंगे, और उर्दन के साथ इसराइल का मुआहदा है, और उर्दन ने फ़ौरन से इसराइल को आगाह कर दिया होगा कि ये मिसाइल आपकी तरफ आ रहे हैं। उर्दन का इसराइल के साथ यह अमन मुआहदा है कि हम अपनी सरजमीन से आप पर किसी भी तरह के अटैक को नहीं होने देंगे, सिवाय इसके कि वो अचानक से कोई पैनिक अटैक हो, या फिर हमें इसका पता ना चले, या फिर हमारे पास इसका कोई तोड़ ना हो। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब ये अलार्म बजने लगे तो तकरीबन इसराइल की 1 करोड़ के करीब आबादी इन बंकर्स के अंदर चली गई, और हैरत अंगेज तौर पर एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर, ये दावा तो इसराइल खुद कर रहा है, इसके अंदर किस हद तक सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंस के मामले में पूरी दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वो कोई भी झूठ बोल सकता है, और जाहिर है कि कोई जाकर इसकी तस्दीक नहीं करने वाला। लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि किसी एक शख्स की भी जान नहीं गई तो ये बहुत बड़ी इसराइल की, आप इसको कामयाबी कह सकते हैं। अमेरिका ने इस हमले से पहले इसराइल को वार्न किया था कि अगर वो कोई इस तरह का अटैक करता है तो इसके बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और एज एक्सपेक्टेड इस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल ने एक ही स्टेटमेंट जारी किया है कि ये ईरान की बहुत बड़ी गलती थी, उसको इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे, और ये नतायज इस कदर बुरे होंगे कि वो ख्वाहिश करेगा कि काश उसने ये हमला ना किया होता। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, जिसका नाम है ओंटारियो गुटेरेस, इस हमले के बाद इसने अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाले एक के बाद एक हमले की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन ये बात इसराइल को हजम नहीं हो रही है, उसके लिए सरदर्द बन गई है, क्योंकि वो चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने खुद को मजलूम जाहिर करे, और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल भी उसके लिए हमदर्दियां समेटे और ये कहे कि ये इसराइल के वजूद पर हमला है, ताकि इसी को बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया को धोखा देकर वो एक बार फिर से वही चाल चल सके जो इसने बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए की। फ़लस्तीन के साथ यही किया, शाम के साथ यही किया, इराक को इसी तरह से तबाह किया, और बाकी दूसरी तंजीमों के साथ भी यही कर रहा है जो इसके इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, यानी हमास और हिज़्बुल्लाह। अब देखें, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ईरान को यह जानबूझकर उकसा कर उससे यह हमला करवाया गया। कैसे, इसको ज़रा हम डिटेल में समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। इस तरह की पाबंदियाँ कि वो अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपने तेल को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिर्फ इस वजह से नहीं बेच सकता कि अमेरिका का ये इल्ज़ाम है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अब अमेरिका और इसराइल का ख्याल ये था कि इन पाबंदियों की वजह से इसकी बैकबोन टूट जाएगी, मौशी तौर पर ये इतना कमज़ोर हो जाएगा तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे चला पाएगा। लेकिन हमने इसका बिल्कुल उलट देखा कि इसकी इकोनॉमी को तबाह करने के बावजूद भी वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वैसे ही मुसलसल काम कर रहा था जैसे पाबंदियों से पहले, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के मुल्कों के अलावा वो मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को और एशिया के मुल्कों को अपना तेल बेचकर गुजारा कर रहा था। खास तौर पर वो मुल्क जो कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मुखालिफ ब्लॉक के अंदर है, मसलन चाइना और रशिया।
और इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर पावर बैलेंस हो जाता है, यानी इसराइल के बाद अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा मिसहैप होगा। इस एक खित्ते के अंदर दो मुखालिफ ब्लॉक्स की पावर, यानी एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इसराइल, आमने सामने नहीं रह सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक म्यान के अंदर दो तलवारें रखने की कोशिश करें और दोनों तलवारें एक दूसरे को काटना चाहती हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसराइल को इतनी पावर दी है, उसको खुला छोड़ दिया यहाँ पर बदमाशी करने के लिए, तो दूसरी तरफ चाइना ने और रशिया ने ईरान को ये कंट्रोल दिया है कि इस खित्ते के अंदर तुम अपनी डोमिनेंस कायम करो, बाकियों को हम देख लेंगे। तो अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि इसराइल के पास आखिर इसके अलावा क्या ऑप्शन बाकी रह गया था कि वो ईरान को किसी भी तरह से इस पर हमला करके इसको उकसाने की कोशिश करे और ईरान के हमला करने के बाद वही कार्ड खेले, यानी मजलूम बनकर दुनिया के सामने ये कहे कि मैं तो बस अपने वजूद पर हमला करने के बाद सिर्फ बदला ले रहा हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं कि इसी बहाने को बुनियाद बनाकर उसने पहले फ़लस्तीन को तबाह किया, इराक को तबाह करवाया और उसके बाद लिबनान और यमन पर भी हमला किया। और सेम यही कार्ड वो बार बार ईरान के साथ भी खेल रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि इसराइल ने जनरल सुलेमानी को शहीद करवाया, जो कि ईरान के अंदर काफ़ी पॉपुलर थे और इसराइल के सख्त मुखालिफ। इसके बाद हमने देखा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक से किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से क्रैश कर गया और इसके अंदर उनकी शहादत हो गई। हालांकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्री प्लान्ड एक एग्जीक्यूशन थी। और इसके बाद हमने देखा कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया को अचानक से ईरान के अंदर हमला करके इनको शहीद कर दिया गया। ईरान इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अमेरिका ने बीच में टांग अड़ाई कि हम तुम्हें जमानत देते हैं कि अगर तुम इसराइल पर हमला नहीं करोगे तो इसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी होगी। ईरान पर तो क्या, पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते के अंदर कोई भी किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई भी हमला नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि अपनी फितरत के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धोखा दिया, इसकी पीठ के अंदर खंजर घोंप दिया। क्योंकि इसके बाद सबसे पहले पेजर अटैक्स के जरिए इसने हज़बुल्लाह के कमांडर्स को, जो कि ईरान की बैकबोन एक प्रॉक्सी है और गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए इन पर अटैक कर रही थी, इनको ख़त्म किया। और इसके बाद लिबनान के अंदर ही हसन नसरुल्लाह पर हमला करके इनको शहीद कर दिया गया, जो कि हज़बुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर थे। इस हमले के बाद ईरान ने यह सोच लिया कि बस बहुत तमाशा हो गया, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब मुसलसल इसराइल ईरान को बुली करता रहा कि ये किसी न किसी तरह से हम पर हमला करे और हम वही मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल करके इस पर अचानक से फैसला कौन अटैक करें। अब इसराइल ईरान से ये हमला 3 वजह से करवाना चाहता था। पहली वजह तो ये थी कि सबसे पहले हज़बुल्लाह पर हमला करके इसके पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दे, क्योंकि गजा के अंदर वो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। एक तरफ से इसराइली आर्मी गजा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हमास से लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ से हज़बुल्लाह इनको रॉकेट्स के जरिए परेशान कर रहा था। पहला मसला तो उसका इस तरह से हल हो जाएगा और उसकी दूसरी वजह है ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर दो पावर्स बैलेंस हो जाती हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत होगी, क्योंकि उसने अपने एक इत्तेहादी इसराइल को इसी मकसद के लिए इस खित्ते के अंदर रखा है कि इसराइल के जरिए ही अमेरिका इस पूरे खित्ते को, यानी मिडिल ईस्ट को, अपने कंट्रोल के अंदर रखे। और अगर ईरान किसी तरह से न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये इसके वजूद के लिए, यानी इसराइल के लिए, ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है। अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि इसराइल के पास इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता था कि दुनिया के सामने खुद को मजलूम जाहिर करके कि वो ईरान के हमले का बदला ले रहा है, सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करे और इसके बाद जो इस फैसिलिटी को पैसा और मदद फराम कर रही है, यानी इसकी तेल की दौलत को तबाह करे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल जब ये ऑपरेशन शुरू करेंगे, बदला लेने की बात करेंगे, तो सबसे पहले इन्हीं 2 चीज़ों को अटैक करेंगे। एक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और दूसरा इसकी तेल की दौलत, यानी इसके ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करेंगे। और इसके बाद होगा ये कि पूरी आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई छोटी सी भी जंग स्टार्ट होती है तो इसका असर पूरी आलमी मार्केट पर होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से शिपिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं और चार्जेस बढ़ने की वजह से हर एक चीज़ के ऊपर इसकी कीमत का असर होता है। मिसाल के तौर पर रशिया यूक्रेन की मिसाल ले लें और इस जंग की वजह से तकरीबन 1 साल का टाइम गुजरने के बावजूद भी तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ी हुई हैं। हालांकि पूरी दुनिया इस जंग के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। अब ये बात ज़रा गौर से समझ लें कि ईरान के 2 मेन टारगेट्स पर हमला करने के बाद, यानी इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर और दूसरा इसके ऑयल रिजर्व को टारगेट करने के बाद, इसराइल के प्लान के मुताबिक जब वो ईरान को अंदर से तोड़ देगा तो इसने एक 5th जनरेशन वॉर का प्लान भी तैयार कर रखा है। इसके मुताबिक इसराइल ईरान का बिल्कुल इराक जैसा हाल करना चाहता है कि इस मुल्क के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करवा दे और इस बगावत की वजह से ये मुल्क मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि शाह ईरान का बेटा मुसलसल इस मुल्क के अंदर बगावत के लिए लोगों को उकसा रहा है, बार बार सोशल मीडिया पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है कि मौजूदा हुकूमत पूरी दुनिया के खिलाफ है या फिर ख़ास तौर पर अमेरिका के खिलाफ है। हालांकि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, लिहाजा तुम लोग इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ और एक बार फिर से मुझे इक़्तिदार के अंदर ले आओ। और अमेरिका और इसराइल की फेवर के अंदर भी यही बंदा है।
लेकिन ये तो अमेरिका और इसराइल का प्लान है, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो भी सोचें वो उसको एग्जीक्यूट भी कर लें। होगा वही जो कि अल्लाह की मर्जी होगी। और दूसरी तरफ हमें ईरान को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसने जो हिम्मत की है पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में से वो हिम्मत कोई भी नहीं कर सका। इसने वो हिम्मत की है जो कि पूरी मुस्लिम दुनिया का कोई भी हुक्मरान नहीं कर सका कि मैं जालिम बादशाह के सामने, फ़िरौन के सामने सर नहीं झुकाता। मैं सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता हूँ, सिर्फ उसके सामने सर झुकाता हूँ, तुम लोगों की कोई औकात नहीं। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है जिसके लिए ईरान को दाद देनी चाहिए। अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल के कहने पर अपने नेवल शिप इसकी तरफ रवाना कर दिए हैं ताकि इसका बदला किसी मखसूस टाइम पर ले सके। लेकिन ईरान ने इसके जवाब के अंदर कहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई तो इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। देखें, अब सूरत हाल ये है कि अगर आमने सामने खड़े होकर जंग की बजाय ये दोनों एक दूसरे पर इसी तरह से फ़िज़ाई अटैक करते हैं, किसी मखसूस टारगेट्स पर हमला करने के बाद बात को रफा दफा कर देते हैं और इसके सिविलियन लोगों को टारगेट नहीं करते, तो बात रफा दफा हो सकती है। लेकिन अगर मंसूबे के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया, इसके ऑयल रिजर्व को तबाह किया गया और इसके सिविलियन लोगों को निशाना बनाया गया, तो ये बाकायदा जंग का ऐलान होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद तो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें एक तरफ तो ईरान और इसके इत्तेहादी होंगे जिसके अंदर चाइना और रशिया शामिल हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे ब्लॉक के अंदर होंगे अमेरिका, इसराइल, जर्मनी, यूके और फ्रांस वगैरह। वैसे तो जंगी हालात के अंदर किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर लम्हा हालात मुसलसल बदलते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना और रशिया की मौजूदगी के अंदर ईरान पर कोई भी ऐसा हमला रशिया और अमेरिका करने की सोचेंगे जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर बदल सके। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि अब तक ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सका, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना और रशिया तो न्यूक्लियर पावर ही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर के अंदर बदल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे खित्ते पर इसका असर होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसराइल जो है वो इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नताइज फिर कुछ और निकलेंगे, फिर वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी चली जाएगी दुनिया। क्योंकि अगर ईरान के पास भी एटमी मिसाइल, कुछ एटमी ताकतें तो हैं, ईरान के पास भी एक एटमी मुल्क है, ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर उनकी एटमी तनसीबात पर हमला किया गया तो उसके बाद जो वो चाइना भी नहीं रुकेगा और रूस भी नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर चाइना और रूस भी कमज़ोर पड़ने लगे। अगर ईरान को ख़तरा हुआ तो फिर पाकिस्तान के साथ भी ईरान का बॉर्डर लग रहा है, एक पड़ोसी मुल्क भी है, एक इस्लामी मुल्क भी है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव, अवामी तौर पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो भी कोई एक्शन ले। क्योंकि ये इसी वजह कि आज 2 से 3 दिन गुजर गए, अभी तक इसराइल ने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर दे। इस तरह का अगर करेगा तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे कर देगा जहाँ पे अवामी जो नुकसान है वो ना हो, चलो ये मामला रफा दफा हो जाए। अगर उनके तेल के कुओं के ऊपर अगर एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया तो ये नताइज बहुत ही बुरे निकलेंगे, दोनों मुल्कों में किसी के भी निकलें, लेकिन बहुत सारे मुल्क जो हैं वो जंग में आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तो हमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान की, फ़लस्तीन की और मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।